नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी में मानसून सत्र का आगाज हो गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गैरसैंण के भराड़ीसैंण में 3 दिवसीय मानसून सत्र है। धामी सरकार अनुपूरक बजट इस सत्र में पेश करेगी। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक भी पेश होंगे। महिला अपराध सहित कई मुद्दों पर तेवर में विपक्ष नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मानसून सत्र से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, जहां गैरसैंण के भराड़ीसैंण में यहां पर सत्र होने जा रहा है। 3 दिवसीय ये महत्वपूर्ण सत्र है, जिसमें तमाम मुद्दे रखे जाएंगे और इसी को लेकर प्रशासन की व्यवस्थाएं पूरी है। वहीं विपक्ष भी तेवर में नजर आ रहा है। महिला अपराध सहित कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर सरकार को घेरेगा विपक्ष। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी में मानसून सत्र हो रहा है आज से शुरू, और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गैरसैंण के भराड़ीसैंण में 3 दिवसीय मानसून सत्र है, जिसे लेकर तमाम व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। मंत्री विधायक गण वहां पर पहुंच चुके हैं और धामी सरकार इस सत्र में अनुपूरक बजट भी पेश करने जा रही है। और कई महत्वपूर्ण विधेयक भी हैं जो इस सत्र के दौरान पेश किए जाएंगे। इसके अलावा विपक्ष भी तेवर में नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार कई मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी विपक्ष कर चुका है। तो ये बड़ी खबर सत्र से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, जहां आज से भराड़ीसैंण में सत्र का आगाज हो चुका है। 3 दिवसीय ये सत्र है, जिसमें अनुपूरक बजट भी धामी सरकार पेश करने वाली है। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जो सदन के पटल पर रखे जाएंगे। कई महत्वपूर्ण विधेयक हैं जो पेश होंगे। वहीं कांग्रेस ने भी पूरा मन बना लिया है सरकार को घेरने का। कई ऐसे मुद्दे हैं महिला अपराध सहित, जिनको लेकर सरकार पर हमलावर विपक्ष होने वाला है। सदन के अंदर और बाहर यहां पर विरोध हो सकता है। हंगामेदार सत्र रहने का भी यहां पर अंदेशा जताया जा रहा है। हालांकि सत्ता पक्ष पहले ही विपक्ष से अपील कर चुका है कि शांतिपूर्ण ढंग से कार्रवाई सत्र की चले, इसमें सहयोग विपक्ष का मांगा गया है। लेकिन विपक्ष बिल्कुल मूड में नहीं है कहीं भी आराम देने के, और यहाँ पर हमलावर तेवर नजर आ रहे हैं विपक्ष के। महिला सुरक्षा जैसे तमाम मुद्दे हैं जिसे लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरेगा। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में विधानसभा का मानसून सत्र हो रहा है, लेकिन पहाड़ों में देर रात हुई बारिश की वजह से नदी नालों में उफान है। भारी बारिश की वजह से सिमली के पास बोल्डर आने से मार्ग बाधित हो गया। मार्ग बाधित होने की वजह से रुद्रप्रयाग और पौड़ी के डीएम समेत कई अधिकारी घंटों रास्ते में फंसे रहे। भाई साहब, अभी किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से रास्तों को क्लियर कराया जा रहा है? ये तो यहाँ पे प्रकृति का जो है कह रहे हैं, ये अभी आधा 1 घंटे पहले टूटा है, अब खुल गया है, आगे तो रोड क्लियर है। बाकी इधर का सब रोड क्लियर हो रहा है। तो पूरी चाक-चौबंद व्यवस्थाएं हैं भाई साहब सत्र से पहले ये रास्तों की? हमारी अपने क्षेत्र में पूरी चाक-चौबंद है। अब वहाँ का क्या है, वहाँ का नहीं बताएंगे। मशीनें लगातार सब जगह मशीनें हैं। विधानसभा का मानसून सत्र इस बार गैरसैंण में होने जा रहा है, लेकिन गैरसैंण में ये सत्र हो तो रहा है, लेकिन ये बेहद चुनौतीपूर्ण भी सत्र होने वाला है। इसकी तस्वीरें हम आपको साफ दिखाएंगे। यहाँ पर ये गैरसैंण का रास्ता है जो कि पूरी तरह से भूस्खलन की चपेट में आ गया है। यहाँ पर जगह जगह पहाड़ों से मलबा आ गया है, जिस कारण ये तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। तो जेसीबी अभी बुलाई गई है हाल फिलहाल में, और पिछले आधे घंटे से रोड पूरी तरह से ब्लॉक है। हालांकि विधायक हों या फिर राज्य के जो सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो भी रातों में फंस करके ही रहते हैं। अभी 11 बजे से विधानसभा सत्र की कार्यवाही शुरू होगी, लेकिन ऐसे में जब रास्ता ही पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है तो कैसे ये अधिकारी समय पर पहुंचेंगे, क्योंकि आज राज्यपाल का 11 बजे से विधानसभा सत्र की कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन इतना चुनौतीपूर्ण और सफर रहने वाला है, आप देख सकते हैं, क्योंकि मानसून में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो गैरसैंण जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है, उसमें मानसून में पहली बार ये सत्र कराया जा रहा है। हालांकि चुनौतियां बहुत है राज्य सरकार के सामने, लेकिन उन चुनौतियों को पार कर पाना भी राज्य सरकार लगातार बखूबी जानती है।
हॉर्नबिल टीवी के लिए विशाल गैरसैंण। वहीं 3 दिवसीय मानसून सत्र को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। सुरक्षा को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है, तो वहीं चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। बात करें अगर विधानसभा परिसर की, तो विधानसभा परिसर को अभेद किले में तब्दील कर दिया गया है। सत्र के दौरान होने वाले आंदोलन को देखते हुए प्रशासन की ओर से कई जगहों पर मजबूत बैरिकेडिंग कर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और अब बात करेंगे देहरादून से खबर की, जहां बीजेपी संगठन की अहम बैठक जारी है। फिर व्यापक सदस्यता अभियान चलाने जा रही है बीजेपी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन की महत्वपूर्ण बैठक आज हो रही है और एक बार फिर सदस्यता अभियान व्यापक तौर पर चलाने जा रही है बीजेपी। बैठक में महेंद्र भट्ट, आदित्य कोठारी समेत कई बड़े नेता मौजूद है। सितंबर से पूरे देश में सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 20 लाख लोगों को संगठन से जोड़ने का लक्ष्य इस बार रखा गया है। संगठन की मजबूती के लिए बीजेपी संगठन तैयारी कर रही है और हर बार की तरह इस बार भी सदस्यता अभियान को धार देने के लिए एक बैठक आयोजित की गई है, जो अभी भी जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर बीजेपी संगठन की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और इसमें महेंद्र भट्ट, आदित्य कोठारी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं, जो आगामी कार्यक्रमों को धार देने के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। खास तौर पर सितंबर माह से होने वाले सदस्यता अभियान को लेकर यहाँ पर चर्चा की जा रही है। लक्ष्य है 20 लाख लोगों को संगठन से जोड़ने का। और हमारे संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, जानकारी चाहेंगे, बीजेपी संगठन की जो महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, क्या कुछ चर्चा का विषय उसमें आया है? जी बिल्कुल, भाजपा प्रदेश संगठन की ये महत्वपूर्ण बैठक देहरादून में आयोजित हो रही है, जिसमें सिर्फ भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री ऋतुराज सिन्हा और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट तमाम प्रदेश महामंत्री संगठन अजय जी, इसी के साथ ही प्रदेश महामंत्री संगठन आदित्य कोठारी, तमाम बड़े नेता जो हैं वो बैठक में शिरकत करने पहुंचे हैं। और भाजपा क्योंकि अब सितंबर से व्यापक स्तर पर सदस्यता अभियान पूरे देश भर में चलाने जा रही है, जिसके तहत उत्तराखंड में लक्ष्यों की अगर मैं बात करूं तो 20 लाख सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य भाजपा ने रखा है। उसको लेकर कहीं न कहीं रणनीति इस पूरी बैठक में बनाई जा रही है। किस प्रकार से संगठन की जो विचारधारा है, भाजपा संगठन की विचारधारा है, सरकार के जो विकास कार्य हैं उनको किस प्रकार से जनता तक पहुंचाई जाए, ऐसे तमाम विषयों पर इस बैठक में चर्चा हो रही है। इसी के साथ ही किसको क्या जिम्मेदारी दी जाए सदस्यता अभियान के दौरान, इसको लेकर भी कहीं न कहीं चर्चा इस बैठक में की जा रही है। जी, यहाँ पर जिस तरीके से सितंबर माह में सदस्यता अभियान होना है, इस बार किन मायनों में अलग ये सदस्यता अभियान होगा पिछली बार से? जी बिल्कुल, अगर मायनों की हम बात करें तो क्योंकि इस बार भाजपा ने लक्ष्य बड़ा रखा है, 20 लाख सदस्यों को पूरे उत्तराखंड में जोड़ने का लक्ष्य रखा है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है। और कहीं ना कहीं अगर भाजपा इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होती है तो ये भाजपा के लिए एक बड़ी सफलता होगी और इसी के साथ ही भाजपा का जो संगठन है उसको एक नई मजबूती उत्तराखंड में मिलेगी। इसी के साथ ही क्योंकि इसके बाद निकाय चुनाव प्रदेश में होने हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं, केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव होने हैं, इसके लिए ये बैठक ये सदस्यता अभियान एक महत्वपूर्ण बैठक माना जा रहा है, क्योंकि संभवत आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंतराल में जो है प्रदेश में निकाय चुनाव भी संपन्न होने हैं। और ऐसे में अगर भाजपा इस सदस्यता अभियान में सफल होती है तो निकाय चुनाव में निश्चित रूप से संगठन को मजबूती मिलेगी, पंचायतों में पार्टी का बेहतर प्रदर्शन होगा और कहीं ना कहीं केदारनाथ बाई इलेक्शन में भाजपा को एक बेहतरीन जीत मिलने के आसार हो सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को रुद्रप्रयाग के अगस्त्य मुनि में कई विकास योजनाओं का वर्चुअली उद्घाटन और शिलान्यास किया। आपको बता दें कि पहले सीएम धामी को रुद्रप्रयाग पहुंचकर योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करना था, लेकिन खराब मौसम के चलते सीएम धामी ने देहरादून स्थित सीएम कार्यालय से वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़े और जनता को संबोधित किया। आप सबको पता है कि आज हमारी बहनें, विशेषकर राखी के अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि हमने
मुख्यमंत्री स्वरोजगार सशक्तिकरण योजना पिछले दिनों चलाई है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री उत्सव बहना अभी चलाई है और इनके पीछे हेतु है कि हमारी जो बहनें अपने घरों में एक से एक अच्छे उत्पाद बना रही हैं और अपने रोजगार के साथ साथ और लोगों को भी रोजगार से जोड़ने का काम कर रही हैं, स्वरोजगार देने का काम कर रही हैं और एक से एक अच्छे उत्पाद बना रही हैं। चाहे जिस क्षेत्र में देखिए, आज हमारी बहनों के द्वारा बनाए हुए उत्पाद, आज उसकी मांग पूरे देश के अंदर और विश्व के कोनों पर भी होने लगी है। हमने अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड इसका उद्घाटन कराया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया। उसके कारण से आज पूरे देश के और दुनिया के अंदर हमारे यहाँ के बने हुए मिलेट्स हैं, हमारे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, हमारे खाने के सामान, हमारी बहनें जो प्रसाद बनाती हैं या अन्य प्रकार के उत्पाद बनाती हैं, उन सबको आज मान्यता मिल रही है। और हमारा भी ये प्रयास है कि सरकार इन सबको एक अच्छा विपणन का केंद्र दे। इसीलिए हमने मुख्यमंत्री सशक्त उत्सव बहना योजना प्रारंभ की है और इस योजना के माध्यम से हमारी बहनों के उत्पाद देश दुनिया में जाएंगे। और आज एक जनपद दो उत्पाद योजना से भी स्थानीय उत्पादों को पहचान दिलाने का काम कर रहे हैं। प्रदेश की मातृशक्ति को हर जगह पर स्थान मिले, उसके लिए हमने सरकारी नौकरियों में भी 30% का क्षैतिज आरक्षण का विधेयक लाकर इसका प्रावधान कर दिया है। अब हर क्षेत्र में हमारी बहनों को, हमारी मातृशक्ति को स्थान मिलेगा। और 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड विधानसभा से हमने राज्य आंदोलनकारियों का जो क्षैतिज आरक्षण, जो 10% आरक्षण था, वो आरक्षण भी पारित कर दिया था, उस विधेयक को पारित कर दिया था। और माननीय राज्यपाल महोदय ने अभी 2 दिन पहले उसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है और अब विधिवत रूप से हमारे आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को ये आरक्षण मिलने लगेगा। खिलाड़ियों के उत्थान के लिए बहुत अच्छा था कि आज मैं जब आप सबके बीच में आ रहा था सवेरे, आज 3 हमारे राज्य से जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया, जिन हमारे खिलाड़ियों ने, सूरज पवार, अंकिता ध्यानी और परमजीत, तीनों लोगों से मैंने आज भेंट करी। पहले लक्ष्य सेन 1-2 दिन पहले यहाँ मिलकर गए थे और हमारे छोटे राज्य से भी 4 लोगों का ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना, भाग लेना बहुत हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है। खिलाड़ियों के उत्थान के लिए हमने नई खेल नीति हम लाए हैं, मुख्यमंत्री खिलाड़ी उन्नयन योजना। उसमें उभरते हुए खिलाड़ियों को 1500 रुपये प्रतिमाह खेल छात्रवृत्ति के साथ ही अन्य सुविधाएं भी दी जा रही हैं। खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना का प्रारंभ किया गया है। इस योजना में 14 वर्ष से लेकर 23 वर्ष तक के खिलाड़ियों को 2000 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति एवं 10,000 रुपये प्रतिवर्ष खेल उपकरण खरीदने के लिए भी ये राशि दी जाएगी। पर्यटन के साथ साथ संस्कृति का संरक्षण भी हम कर रहे हैं। हम केदारखंड के सभी मंदिरों का विकास कर रहे हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए होम स्टे योजना बहुत महत्वपूर्ण है और होम स्टे योजना को बढ़ाने का काम हमारी सरकार लगातार रूरल इंक्यूबेटर। रुक करेंगे घनसाली से बड़ी खबर की, जहां पर गुत्तू क्षेत्र में बादल फटने की खबर सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं घनसाली से जगह जगह भूस्खलन और भूदसाव की स्थिति पैदा हो गई है। खतरे की जद में कई मकान भी आए हैं। ये बड़ी खबर घनसाली से आपको बता रहे हैं। मलबे में कई मवेशी भी दब गए हैं, कई मोटर पुल और सड़कें भी ध्वस्त हुई हैं। तो ये बड़ी खबर घनसाली से आपको बता रहे हैं, जहां पर घनसाली के गुत्तू क्षेत्र में बादल फटा है और बादल फटने की वजह से कई घर जो है वो खतरे की जद में आ गए हैं। कई मोटर पुल ऐसे हैं जो ध्वस्त हो गए हैं, कई मार्ग ध्वस्त हो चुके हैं। वहीं कई मवेशी भी जो है वो मलबे में दबने से उनकी मौत हो गई है, मलबे की चपेट में वो आ गए हैं। कई घर खतरे की जद में बने हुए हैं। और अरुण सैनी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, जानकारी चाहेंगे, घनसाली के गुत्तू क्षेत्र में बादल फटा है, क्या कुछ जानकारी सामने आई है, कितना नुकसान हुआ है?
जी दिव्या, बिल्कुल देखिए, घनसाली के घुसतू क्षेत्र में जो है वो बादल फटा, और देर रात्रि जिस तरीके से बादल फटा है, काफी जनजीवन जो है अस्त व्यस्त है और लोग काफी परेशानी है। इस वक्त भी लोगों को झेलनी पड़ रही है। लगातार शासन प्रशासन के द्वारा राहत बचाव कार्य किया जा रहा है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। जो कुछ लोगों के जो है दबने की भी सूचनाएं हैं, और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जो मवेशी हैं वो मलबे में दब गए हैं और कई मकान इसकी जद में भी आए हैं, और जहां तक कि बाजार में भी जो है मलबा घुस चुका है। तो ऐसे में लगातार जो है इसको लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है और लगातार राहत बचाव कार्य में जो है वो किए जा रहे हैं। तो ऐसे में अब जिस तरीके से लगातार जो है रेस्क्यू होगा, उसके बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट होगी कि कितनी जो है जनहानि वहां पर हुई है, कितने लोगों की इसमें जो है मौत हुई है, क्या कुछ जो है जानमाल का नुकसान कितना हुआ है। ये सभी चीजें जो है जिस तरीके से लगातार रेस्क्यू आगे बढ़ेगा और लगातार जो है राहत बचाव कार्य भी किया जा रहा है, उसके बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट होगी कि कितना नुकसान जो है वहां पर हुआ है। जी, क्या किसी जनहानि की अभी खबर आई है और क्या अधिकारी वहां पर पहुंच चुके हैं मौके पर? जी में बिल्कुल, तमाम अधिकारी जो है मौके पर मुस्तैद हैं और ऐसे में लगातार जो है शासन प्रशासन की पूरी टीमें वहां पर अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा बल लगातार जो है राहत बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। और अभी जनहानि की अगर बात की जाए तो हालांकि कुछ मवेशियों के दबने की सूचनाएं हैं, तो ऐसे में लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। और जैसे कि हमने बताया, रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जब रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ेगा उसके बाद ही जो है ये पूरी चीजें स्पष्ट होगी कि कितनी जनहानि वहां पर हुई है, क्या कुछ नुकसान जो है वहां पर हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया अरुण तमाम जानकारी के लिए। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में दर्दनाक हादसा हो गया, जहां नैनीताल हाईवे पर कार ने ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 3 महिलाओं समेत एक पुरुष की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सभी ई रिक्शा सवार परिवार महिला की डिलीवरी कराने के लिए अस्पताल जा रहे थे कि तभी कार ने टक्कर मार दी। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए भर्ती करा दिया है और कार चालक को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। करीब 3 बजे पुलिस को सूचना मिली कि पीएसी के सामने एक टुक की और एक गाड़ी की टक्कर हो गई। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। वहां पर जाकर देखा तो एक टुक में 5 महिला और टुक चालक जो थे वो गंभीर रूप से घायल थे। उनको 108 के माध्यम से पुलिस ने तत्काल सरकारी अस्पताल भेजाया, जहां पर उपचार के दौरान टुक चालक की मौत हो गई। बाकी जो 5 महिलाएं गंभीर रूप से घायल थी उनको जिला चिकित्सालय से अन्यत्र हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जिसमें से बाद में जानकारी पता चली कि जो अन्यत्र रेफर हुए थे उनमें भी 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई है। तो 2 महिलाएं और एक पुरुष की मृत्यु यहाँ रुद्रपुर में हुई है। तीसरी महिला जो हल्द्वानी गई थी, बाद में जानकारी मिली है कि उसकी भी मृत्यु हल्द्वानी में हो गई है। तो कुल मिलाकर 3 महिला और एक टुक चालक की मृत्यु हुई है। बाकी 2 महिला जो हैं वो एडमिट हैं और उनका इलाज चल रहा है। जूना अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर महायोगी पायलट बाबा का मंगलवार को मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया, जिसके बाद जूना अखाड़े की देश में स्थित सभी शाखाओं, आश्रमों और मुख्य पीठों पर शोक सभा और शांति पाठ का आयोजन किया जा रहा है। जूना अखाड़े की ओर से 3 दिन का शोक घोषित किया गया है। जानकारी के मुताबिक पायलट बाबा को हरिद्वार के कनखल में भू समाधि दी जाएगी। हमारे अखाड़े के महामंडलेश्वर पायलट बाबा आज करीबन 4 बजे ब्रह्मलीन हो गए। पायलट बाबा के जाने का बहुत अत्यंत दुख है और उनकी क्षति कोई पूरी नहीं कर सकता। वरिष्ठ महामंडलेश्वर के पद पे रहे और उनके कार्य तो पूरे देश भर में धार्मिक कार्य चलते रहे। हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के शिवलोक कॉलोनी में देर रात 3 से 4 युवकों के हवा में फायरिंग करने से हड़कंप मच गया। अचानक गोली चलने से कॉलोनी में रहने वाले लोग घबरा गए और फरार हो गए। वहीं फायरिंग की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है और सीसीटीवी की मदद से युवकों की तलाश की जा रही है। बात करेंगे देहरादून से खबर की, जहां नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा कर पंजाब के 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 41 लाख के जेवर, विदेशी करेंसी समेत अन्य सामान बरामद हुआ है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि पुलिस टीम ने दूधली रोड से घटना में शामिल 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। और इनके यहाँ से 60,000 कैश और
करीब करीब उन्होंने जो लिखाया था उसमें 30 से 32 लाख रुपए की ज्वेलरी जो कल बताई थी उन्होंने, उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी घटना थी, इतनी बड़ी मतलब इसमें जो अनुमानित जो मूल्य था बहुत ज़्यादा था। लेकिन इसके दौरान ही जब हमारी टीम काम कर रही थी इस पर, तो मुखबिर के माध्यम से मैनुअली पता चला, चूँकि वहाँ कहीं CCTV नहीं था, कि एक सपेरा जाति के लोग जो है यहाँ पर काफ़ी दिनों से घूम रहे हैं यहाँ पर। और चूँकि इस तरह के कुछ जाति के लोग पहले भी अपराध में लिप्त रहे हैं, तो मैनुअल पुलिसिंग के अनुसार जो है इसमें हमारी टीम ने काम किया और इसको 2 लोग को इसमें गिरफ्तार किया, जो तरन तारण पंजाब के रहने वाले हैं। इनका नाम सौरभ और मनदीप है। और समस्त ज्वेलरी जो इनके साथ चोरी हुई थी वो सब बरामद हुई। बरामद ज्वेलरी के बाद जब परिजनों को दिखाया गया तो उसकी कीमत करीब 41 लाख रुपए, चूंकि काफी सारी चीजें वो भूल गए थे लिखवाना, एक बहुत बड़ी चोरी का खुलासा हुआ है। वहीं रामनगर की दे चोरी, आपको बता दें कि यहाँ पर क्यारी गांव के पास बहने वाली खिचड़ी नदी में युवकों को नहाने से मना करना फॉरेस्ट गार्ड को भारी पड़ गया। 5 से 6 युवकों को नदी में ना नहाने की सलाह देने पर युवक गार्ड पर बौखला गए और लात घूसों से गार्ड की जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल पीड़ित गार्ड ने मामले की शिकायत रामनगर कोतवाली में दे दी है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अभी मुझे ग्रामीणों ने बताया, मैं गांव में था, तो उन्होंने बताया कि कुछ लोग जो है खिचड़ी नदी के किनारे जो है बैठ के जो है दारू पी रहे हैं और कुछ मैगी वैगी बना रहे हैं। तो वन के कुछ अधिकारी जो है वहां पे गए हुए थे, 2 कर्मचारी थे, तो एक चौहान जी हैं, एक कोई मेरे गांव के हैं प्रदीप। तो उन्हें जो है वहां पर जाते ही जो है इन्होंने कहा होगा कि कैसे दारू पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कि हटाओ सारा चीजें। तो वो लड़के ही थे, ज्यादा 18 से 19 साल बताया जा रहा है। तो उन्होंने जो है इन पे हाथ छोड़ना शुरू कर दिया और इन हाथापाई, ये तो बड़े सीधे, चौहान जी तो बहुत सीधे हैं आदमी हैं, अगर आप भी देखेंगे उनके मुंह से आवाज भी नहीं निकलती। मारपीट करी है, उनके पास शायद वो गैर की वीडियो भी है। कल हमारा जो फॉरेस्टर है विजेंद्र चौहान और उनके साथ बीट सहायक प्रदीप आर्या वह जब देचौरी रेंज में गश्त में थे, तो उनको एक सूचना मिली कि कई बाहर से आए हुए लोग वहाँ पे रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर घुसे हुए हैं। तो वो वहाँ पे मौके पे गए और टाइगर का सूचना भी था, टाइगर मूवमेंट का सूचना भी था। तो उनको बताया कि वहाँ से रिजर्व फॉरेस्ट से बाहर निकलने के लिए जब उनको बताया गया तो उन्होंने बदतमीज़ी की और हमारे स्टाफ के साथ मारपीट भी की। तो उसको बाद में हमने उन सभी को पकड़ के उनको जेल भिजवा दिया और वहाँ पे FIR लिखवा दिया है। अभी आगे का कार्रवाई अभी पुलिस के द्वारा किया जाएगा। क्यारी गाँव में जो मंदिर है, आगे मंदिर के नीचे खिचड़ी नाले में, खिचड़ी सोत में 7-8 लोग थे, 6-7 लोग हैं, वो वहाँ कुछ बैठे हुए थे और हम लोग उनको गांव की किसी की सूचना आई तो हम उनको हटाने गए। वहाँ ड्रिंक वगैरह कर रहे थे, हम लोगों को उनको वहाँ से हटने के लिए कहा तो वो हटे नहीं वहाँ से, और उसके बाद वो हाथापाई पे उतर आए। और खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल TV। नमस्कार।